हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीतीश नंदी है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। देखिए, जब हम लोग ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, हमने टोटल पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। इस 4 ब्लॉक में हम लोग जो पीरियोडिक टेबल को डिस्ट्रीब्यूट किया था किसके बेसिस पे, मतलब कोई भी एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में एंटर करता है उसी के ऊपर बेसिस करके हम लोग ने टोटल पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया था। अगर कोई भी एलिमेंट के अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करता है तो उसको हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं। अगर पी में एंटर कर रहा है तो पी ब्लॉक, डी या एफ में कर रहा है तो डी या ए ब्लॉक एलिमेंट हम लोग बोलेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं, उसका मतलब क्या है, इतने यहाँ पे जितने सारे एलिमेंट हैं सबके इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर करेगा। अब देखिए, एस ऑर्बिटल में टोटल सबशेल कितना है, एक ही सबशेल रहता है और एक सबशेल में इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी रहता है। अब कोई भी एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंस है उसी के ऊपर बेस करके हम लोग एस ब्लॉक को 2 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट एंड द सेकेंड वन ग्रुप 2 एलिमेंट। ग्रुप 1 एलिमेंट में कौन कौन से मेटल प्रेजेंस है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो यहां पे मैंने जितने सारे एलिमेंट का नाम लिखा है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन लोग के हम लोग ग्रुप 1 एलिमेंट बोलते हैं और इन लोग के हम लोग एक स्पेशल नाम से भी जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एल्काली मेटल। वाई एल्काली मेटल? क्योंकि यहां पे जितने सारे एलिमेंट हैं इनके सब ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होने के कारण इन लोग को हम लोग एल्काली मेटल बोलते हैं। दूसरी तरफ अगर हम लोग ग्रुप 2 को देखें तो ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंस है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम एंड रेडियम। तो यहां पे जो ग्रुप 2 के जितने सारे एलिमेंट हम लोग देख रहे हैं 6 एलिमेंट, इस 6 एलिमेंट को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एल्काली अर्थ मेटल। वाई एल्काली अर्थ मेटल? क्योंकि इनके भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं और ये जितने सारे एलिमेंट हम लोग यहाँ पे लिखे हुए सब क्या अर्थ क्रस्ट में मिलता है, इसकी वजह से हम लोग इसका नाम एल्काली अर्थ मेटल देते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जितने सारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरह से है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं लिखेंगे, सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो ग्रुप 1 एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और फ्रांसियम और रेडियम को लेके हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे जब हम लोग रेडियोएक्टिविटी पढ़ेंगे, तब हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हो लिथियम से मैंने सीजियम तक जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा हुआ है, तो सब में देखिए एस ऑर्बिटल में आउटर मोस्ट जो एस ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंस है 1, तो इसका मतलब इसका हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं ns1। दूसरी तरफ अब ग्रुप 2 में देखिए यहां पे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे हम लोग 2s2, 3s2, 4s2, 5s2 एंड 6s2। तो यहां से ग्रुप 2 एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या निकल के आ रहा है हम लोग का ns2। तो ये रहा हम लोग का एस ब्लॉक एलिमेंट। तो यही है, देखो एस ब्लॉक एलिमेंट हमने देखा 2 ग्रुप में डिवाइड किया हम लोग ने, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है ns1 और ग्रुप 2 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है ns2। अब ये ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में तो हम लोग ने जान लिया, अब इस एस ब्लॉक एलिमेंट के कितने सारे प्रॉपर्टी है उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हम लोग का एटॉमिक रेडियस। मैं यहाँ पे लिख देता हूं एटॉमिक रेडियस।
ठीक है, फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। हम लोग बोलते किसको, कोई भी एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस किसको हम लोग बोलेंगे। हमको पता है कि कोई भी एटॉम के सेंटर में कौन रहता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से ऑर्बिटल बने रहता है। तो कोई भी एटॉम के सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंस है, कोई भी एटॉम के सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंस है, न्यूक्लियस से उस ऑर्बिटल के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, आरए। तो मतलब न्यूक्लियस से जो लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है उसके डिस्टेंस को हम आरए अगर बोलते हैं। तो यहां पर देखिए हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग ट्रेंड लिखेंगे, एटॉमिक रेडियस किस तरह से चेंज होता है। अब देखिए एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है किसके ऊपर। अगर हम लोग ने एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर पढ़ा हुआ है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस मतलब रेडियस आर ए इज प्रोपोर्शनल टू द n स्क्वायर, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर इंक्रीज कर रहा है कोई भी एलिमेंट्स का तो उसका रेडियस भी ऑल्सो इंक्रीज करेगा। तो मतलब कोई भी एलिमेंट का साइज डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करेगा तो उस एलिमेंट का साइज भी अपने आप इंक्रीज करते रहता है। तो अगर हम लोग देखिए ग्रुप 1 के एलिमेंट में अगर हम लोग देखते हैं तो अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, मतलब लिथियम से अगर हम लोग सीजियम की तरफ जाते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं, लिथियम से सीजियम की तरफ जाते वक्त हम लोग देख रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम कितना है, 2 3 4 5 6। मतलब डाउन द ग्रुप जाने का मतलब क्या है, अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊं, अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊं क्या हो रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करने का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ एटॉम भी इंक्रीज करेगा। उसका मतलब क्या, साइज ऑफ एटॉम क्या होने वाला है, इंक्रीज होगा। तो मतलब कोई भी ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के एलिमेंट के अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस या मतलब साइज ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर। तो ग्रुप 1 लिथियम से सीजियम का अगर हम लोग ट्रेंड लिखते हैं, एटॉमिक रेडियस के अगर ऑर्डर लिखते हैं तो किस तरह से लिखेंगे हम लोग, तो ऑब्वियसली सीजियम का एटॉमिक रेडियस ग्रेटर देन रुबिडियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम, देन लिथियम। तो इन एलिमेंट में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, साइज में लिथियम है। दूसरी तरफ अगर हम लोग ग्रुप 2 एलिमेंट का अगर रेडियस का ऑर्डर लिखते हैं, ग्रुप 2 एलिमेंट का अगर रेडियस का ऑर्डर लिखते हैं तो यहां पे भी देखो बेरिलियम से अगर हम लोग बेरिलियम की तरफ जाते हैं तो क्या हो रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करने का मतलब क्या है, साइज इंक्रीज करेगा। तो यहां पे भी हम लोग को क्या होने वाला है, बेरियम का साइज सबसे बड़ा होगा, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड देन बेरिलियम। क्लियर। तो कोई भी अगर ग्रुप के अगर हम लोग डाउन द ग्रुप अगर जाएंगे, कोई भी ग्रुप के अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज करता है। अब देखिए अब हम लोग ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लेके थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इनके एटॉमिक रेडियस में किस तरह से कंपैरिजन होता है। तो देखिए ग्रुप 1 से अगर हम लोग ग्रुप 2 की तरफ जा रहे हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेम ही है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होने का मतलब क्या है, दोनों का एटॉमिक रेडियस सेम होना चाहिए। क्लियर। मगर देखिए ग्रुप 1 से ग्रुप 2 की तरफ जाने से एक इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज कर रहा है। तो ग्रुप 1 से ग्रुप 2 की तरफ जाने से एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, मतलब क्या होगा, जेड इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो रेडियस क्या होगा, कोई भी एलिमेंट का रेडियस डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर। तो उसका मतलब अगर ग्रुप 1 से अगर हम लोग दोनों के साइज में कंपैरिजन करें तो बोल सकते हैं रेडियस ऑफ ग्रुप 1 इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ ग्रुप 2, क्योंकि ग्रुप 2 में क्या जेड इफेक्टिव का वैल्यू ज्यादा है तो रेडियस क्या होगा, कम होगा। क्लियर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, जो क्या है हम लोग का आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी बोलते किसको हम लोग। देखो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, कोई भी गैसियस आइसोलेटेड एटॉम के सबसे आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी उस एटॉम को हम लोग को देना पड़ता है
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एटॉम के आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब कोई भी एटॉम के सबसे आउटर मोस्ट शेल, उससे हम लोग को अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है तो उसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। मगर यहाँ पे ध्यान रखना है, जो हम लोग एटॉम लेंगे वो गैसियस फेज में रहना है उसी को, और आइसोलेटेड फॉर्म में रहना है। अभी आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह से एस ब्लॉक में चेंज होता है उसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी जिसको हम लोग आईई भी लिखते हैं, तो हम लोग ने बोला सबसे आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हम लोग को सप्लाई करना पड़ता है। अब देखिए अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने का मतलब क्या है, साइज इंक्रीज कर रहा है। कोई भी एलिमेंट का ग्रुप 1 हो या फिर ग्रुप 2 हो, उनका क्या साइज इंक्रीज करता है। अब आयनाइजेशन के वजह से हम लोग क्या एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं, मतलब क्या वो इलेक्ट्रॉन क्या है, लेबाइल है, लूजली बाउंडेड है, मतलब न्यूक्लियस के साथ उसका इंटरेक्शन क्या है, कम है। तो डाउन द ग्रुप अगर हम लोग जाते हैं, कोई भी ग्रुप के ऊपर से नीचे तक हम लोग जाते हैं तो साइज इंक्रीज कर रहा है। डाउन द ग्रुप अगर हम लोग जाते हैं तो क्या होगा, साइज इंक्रीज कर रहा है। और साइज इंक्रीज करने का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसके साथ जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस क्या है वो भी इंक्रीज कर रहा है। तो न्यूक्लियस के डिस्टेंस इंक्रीज करने का मतलब क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन क्या लूजली बाउंडेड है, वो इलेक्ट्रॉन क्या है लूजली बाउंडेड है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए एनर्जी भी कितना चाहिए हम लोग को, कम चाहिए। तो मतलब क्या आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग कोई भी ग्रुप के डाउन द ग्रुप, मतलब लिथियम से अगर हम लोग सीजियम की तरफ जाए या फिर ग्रुप 2 के अगर हम लोग बेरिलियम से बेरियम की तरफ जाए, तो रेडियस बढ़ने के कारण, साइज बढ़ने के कारण जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका लूजली बाउंडेड हो जाने के कारण हम लोग इजीली रिमूव कर सकते हैं। क्लियर। तो यहां पे मैं अगर आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखूं, ग्रुप 1 के लिए, तो हम लोग जनरल अगर एक ऑर्डर लिख लेते हैं तो किस तरह से लिखेंगे, तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जा रहा है, तो मतलब सबसे हाई आयनाइजेशन एनर्जी किसका है, लिथियम का। तो लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, देन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड देन सीजियम। दूसरी तरफ अगर हम लोग ग्रुप 2 का अगर ऑर्डर लिख लेते हैं तो किस तरह से लिखेंगे, तो बेरिलियम का आयनाइजेशन सबसे ज्यादा होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, देन बेरियम। क्लियर। अब देखिए आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, हम लोग ने यहां पर देखा आयनाइजेशन डिपेंड कर रहा है साइज फैक्टर के ऊपर, मतलब साइज अगर इंक्रीज करता है तो आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग का डिक्रीज कर जा रहा है। मगर सिर्फ क्या साइज के ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है कोई भी एलिमेंट के, नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी और किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेकंड जो हम लोग फर्स्ट देखे साइज, सेकंड है क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किस तरह से, अगर कोई भी अगर दो एलिमेंट को हम लोग ले रहे हैं, अगर दोनों में से किसी का अगर हम लोग का अनपेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना क्या ज्यादा मुश्किल होगा, मतलब ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरी तरफ अगर कोई फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंस है तो वहां से भी इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं रिलीज कर सकते। तो मतलब हाफ फील्ड या फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कोई कहां पे मिलता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में कठिनाई दिखती है, इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगा वहां पे ज्यादा हो जाएगा। क्लियर। और एक कारण देखिए, सेकंड अगर हम लोग देखते हैं, जैसे Z इफेक्टिव अगर इंक्रीज कर जाता है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करता है कोई भी एलिमेंट का, तब क्या होगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करता है कोई भी एलिमेंट का, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने की वजह से क्या जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक आ जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हम लोग जल्दी से आसानी से रिलीज नहीं कर सकते, मतलब वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो सकता है। जैसे एग्जांपल हम लोग ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के आयनाइजेशन एनर्जी में कंपैरिजन करके देख लेते हैं। देखिए ग्रुप 1 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग देखा था, ग्रुप 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था हम लोग का NS1 और ग्रुप 2 का हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था NS2। तो इसको हम लोग दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है तो यहाँ NS1 से रिलीज होगा और यहां से रिलीज करना है तो NS2 से रिलीज होगा। तो ये वाला क्या ऑलरेडी क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग इजीली रिलीज कर सकते हैं क्योंकि कोई फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। मगर ये वाला इलेक्ट्रॉन फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए हम लोग को
एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब हाई आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। और सेकेंड किस तरह से, देखिए हम लोग अगर ग्रुप 1 से ग्रुप 2 की तरफ अगर जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के कारण से ही हम लोग ने पहले जब रेडियस डिस्कस किया था तब क्या रेडियस ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट क्या डिक्रीज कर गया था। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट डिक्रीज करने के कारण उसका आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के आईए की ऑर्डर अगर लिखूं तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन ग्रुप 1 एलिमेंट्स। क्लियर? तो ये था हम लोग का आयनाइजेशन एनर्जी, जहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया आयनाइजेशन एनर्जी कोई भी ग्रुप के डाउन द ग्रुप अगर हम लोग जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। अगर हम लोग एक पीरियड से दूसरे पीरियड की तरफ जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रहा है ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज ऑफ जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो डिस्कस करने वाले वो है हम लोग का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर, दोनों को हम लोग एक साथ ही डिस्कस करेंगे। पहले बताइए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है। तो कोई भी एलिमेंट, जैसे हम लोग मेटल और हम लोग ट्यूटोरियल को किस में डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। तो जनरली हम लोग बोलते हैं मेटल क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मतलब उसका टेंडेंसी है पॉजिटिव रहने का, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ने को चाहता है। तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है अगर कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करके अगर कैटायन बनाना चाहता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जैसे मैं यहाँ पे कंसीडर कोई एक मेटल है M, अगर यहाँ से M+ फॉर्मेशन कर रहा है तो मतलब क्या है, M+ अगर स्पॉन्टेनियसली फॉर्मेशन कर रहा है उसका मतलब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना हुआ है। तो इसी ट्रेंड को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए। अब देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसको डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी is directly proportional to the 1 by आयनाइजेशन एनर्जी। वाई आयनाइजेशन एनर्जी, देखिए आयनाइजेशन एनर्जी हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग को देना पड़ता है उसको आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग बोल रहे थे। तो मतलब आयनाइजेशन के वजह से ही क्या है, कैटायन फॉर्मेशन हो रहा है। इस आयनाइजेशन की वजह से कैटायन फॉर्मेशन हो रहा है। तो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी जितना कम होगा, मतलब कम एनर्जी देने से हम लोग क्या कैटायन फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मतलब कम एनर्जी देने से अगर कैटायन फॉर्मेशन हो सकता है मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा होगा। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयनाइजेशन एनर्जी करके 1 बाई आयनाइजेशन मतलब रेसिप्रोकल में हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी के वजह से हम लोग देखे तो देखो ग्रुप 1 एलिमेंट में हम लोग ने देखा था, ग्रुप 1 एलिमेंट में हम लोग देखा था डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था हम लोग का, डाउन द ग्रुप हम लोग का क्या हो रहा था, साइज इंक्रीज कर रहा था। इसके वजह से क्या आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर गया था। तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर डिक्रीज कर जाता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगा, मैं ईपी लिख देता हूं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज कर जाएगा। तो मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो अपर ग्रुप के एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डाउन द ग्रुप एलिमेंट से क्या होना चाहिए, कम होता है। मतलब जितना डाउन द ग्रुप जाएंगे हम लोग को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करेगा। मतलब cesium is more electropositive than lithium and barium is more electropositive than beryllium। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के साथ ही हम लोग का रिलेशन किसका है, मेटलिक कैरेक्टर का रिलेशन है, क्योंकि हम लोग को पता है कि मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। और मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का एक मतलब मेटल कैटायन फॉर्मेशन करेगा। तो मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पर मेटलिक कैरेक्टर ऑफ नेचर is directly proportional to the electropositivity clear। metallic character is directly proportional to the electropositivity। मतलब अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है, हम लोग का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। तो यहां पर हम लोग ग्रुप 1 का अगर हम लोग ऑर्डर लिख लेते हैं तो ग्रुप 1 के ऑर्डर में मेटालिक ऑर्डर अगर मैं लिखता हूं तो क्या होगा, सीजियम सबसे अच्छा मेटल है, देन रुबिडियम, देन पोटेशियम, सोडियम, देन लिथियम। दूसरी तरफ अगर ग्रुप 2 को हम लोग लिख लेते हैं मेटालिक कैरेक्टर के रेस्पेक्ट में तो क्या लिखेंगे, बेरियम, स्ट्रोंसियम,
कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बेरिलियम। तो ये हम लोग का इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटालिक कैरेक्टर को हम लोग ने एक्सप्लेन किया है। क्लियर? अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोग का फोर्थ टॉपिक है प्रॉपर्टीज का, वो क्या हम लोग का हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं हाइड्रेशन एनर्जी हम लोग बोलते किसको है। कोई भी एलिमेंट का हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, आप लोग ऑलरेडी इसको डिटेल में डिस्कस करके आए हो, यहाँ पे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या है। सपोज करो कोई एक सॉल्ट है, मैंने mx कोई एक सॉल्ट को कंसीडर किया। अब इस mx सॉल्ट को मैंने एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया। तो mx सॉल्ट अगर एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है, तो mx अगर सॉल्ट है तो ये कैटन एनायन बनाएगा। क्या बनाएगा? m प्लस प्लस x माइनस। क्लियर? अब जब ये कैटन एनायन एक्वा सॉल्यूशन में बना, तो अब देखिए कोई भी वाटर का हम लोग का दो पोल रहता है, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल। तो कैटायन बनने के साथ साथ जो एक्वस मॉलिक्यूल्स हैं उस इस कैटायन को इस तरह से घेर लेते हैं। अब ये कैटायन को इस तरह से घेरा गया और एनायन को भी क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरह से घेरेंगे। अब जब भी कैटायन और एनायन वाटर मॉलिक्यूल से इस तरह सराउंडिंग होने के वजह से क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी हम लोग को उस कैटायन या एनायन को दे सकते हैं। अब जब भी सॉल्ट फॉर्मेशन, सॉल्ट जब कैटायन में कन्वर्शन हुआ, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल से चारों तरफ से सराउंडिंग करने की वजह से इसको एक स्टेबिलिटी मिला। अब जब भी स्टेबिलिटी मिला, क्या यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। तो यहाँ से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, सपोज मैं इसको लिखता हूं डेल्टा, इसको लिखता हूं ई हाइड्रेशन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या है, कोई भी सॉल्ट को अगर एक्वा सॉल्यूशन में हम लोग डिसॉल्व करते हैं, कोई भी सॉल्ट को अगर हम लोग एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के वजह से जो अमाउंट एक्वा सॉल्यूशन में उस सॉल्ट के कैटायन और एनायन स्टेबल होने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अभी हाइड्रेशन एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो देखिए हाइड्रेशन एनर्जी मतलब ई हाइड्रेशन एक प्रोपोर्शनल है हम लोग के चार्ज डेंसिटी के वर्ग। अभी क्या है चार्ज डेंसिटी, तो जनरली चार्ज डेंसिटी का मतलब इसको हम लोग लिखते हैं चार्ज बाय रेडियस। मतलब कोई भी अगर कैटायन या एनायन का अगर चार्ज ज्यादा है तो उसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब उस सॉल्ट को एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने से ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होने वाला है। अगर कोई भी अगर कैटायन या एनायन का रेडियस अगर छोटा है तो भी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा और क्या, हाइड्रेशन ज्यादा होगा। तो जनरली मैं बोल सकता हूं हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एनी एलिमेंट्स, मतलब कोई भी सॉल्ट को हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसका चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा होता है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी अगर ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के एलिमेंट के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग डिसाइड करते हैं तो किस तरह से होगा। देखिए तो हम लोग देखा हाइड्रेशन एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज बाय रेडियस। तो ग्रुप 1 एलिमेंट के अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट पे अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो रेडियस क्या होगा, रेडियस डिक्रीज करता है और रेडियस डिक्रीज कर रहा है मगर चार्ज क्या, चार्ज सेम ही रहने वाला है। तो रेडियस डिक्रीज, सॉरी डाउन द ग्रुप अगर हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं और रेडियस इंक्रीज करने का मतलब क्या है, उसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा, कम जाएगा ना। चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा और चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करने का मतलब क्या है, ई हाइड्रेशन भी डिक्रीज कर जाएगा। मतलब डाउन द ग्रुप आप जितना जाओगे, कोई भी पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 या ग्रुप 2 हम लोग कंसीडर करें, जितना डाउन द ग्रुप जाएंगे रेडियस इंक्रीज होता है, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होता है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में हम लोग क्या देखे थे, जो ग्रुप 2 का रेडियस ग्रुप 1 से क्या होता है, कम होता है। क्लियर? तो जनरली जो ग्रुप 2 के जितने सारे एलिमेंट हैं
इसका अगर हम लोग सॉल्ट लिखते हैं तो ये इस तरह से आयंस में डिस्ट्रीब्यूट होता है M2 प्लस 2x माइनस, क्लियर, M2 प्लस 2x माइनस। अब हम लोग देखा था ग्रुप रेडियाई ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स इज लेस देन रेडियाई ऑफ ग्रुप 1। ग्रुप 1 का रेडियस ग्रुप 2 से क्या है, ज्यादा है। अब रेडियस ज्यादा है मगर चार्ज भी क्या है, अब चार्ज भी क्या है, चार्ज ऑफ ग्रुप 2 इज ग्रेटर देन चार्ज ऑफ ग्रुप 1। तो चार्ज अगर ग्रुप 2 का ज्यादा है तो उसका मतलब क्या, देखिए चार्ज ज्यादा है रेडियस कम है, चार्ज ज्यादा है रेडियस कम है, तो उसका मतलब क्या होगा, द हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ग्रुप 2 का ज्यादा होगा। और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 2 इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 1, क्लियर। तो डाउन द ग्रुप अगर हम लोग जाते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, और हम लोग ग्रुप 1 से ग्रुप 2 के तरफ अगर मूव करते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीजिंग चार्ज डेंसिटी, क्लियर। ये था हम लोग का चार्ज डेंसिटी के बारे में। अब हम लोग डिसाइड करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है वो है आयनिक मोबिलिटी। चलिए, अब आयनिक मोबिलिटी किसको बोला जाता है उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। सपोज मैंने कोई सॉल्ट बनाया NX, अब इस सॉल्ट को मैंने एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया। अब एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के वजह से ये क्या बना, कोई आयंस फॉर्मेशन क्या है, M प्लस x माइनस। अब जब भी एक्वा सॉल्यूशन में M प्लस x माइनस आयंस बना रहा है तो अभी इसके चार पासों क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरह से घेर लेगा हाइड्रेशन की वजह से, इसके भी आसपास। तो वाटर मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कैटायन फॉर्मेशन होने की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स कैटायन या आयन के चारों पास इस तरह घेर लिया है, तो इस घेरने के वजह से अब इस जो कैटायन या आयन का जो इफेक्टिव रेडियस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हुआ है, क्योंकि पहले इसका जो रेडियस था सॉल्ट फॉर्म में, अब एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के वजह से इसके चारों पासों में वाटर मॉलिक्यूल से घेर जाने की वजह से इसका इफेक्टिव रेडियस भी इंक्रीज हो जाता है। अब इफेक्टिव रेडियस अगर इंक्रीज हो जा रहा है तो अब कोई भी आयंस का इफेक्टिव रेडियस क्या हो रहा है, हम लोग एक्वा सॉल्यूशन डिसॉल्व करने की वजह से इंक्रीज हो रहा है। अब मुझे बताइए अगर कोई भी कंपाउंड या आयंस और उसका साइज छोटा है, कोई भी आयंस का कंपाउंड उसका अगर साइज छोटा है तो इजीली मूव कर पाएगा एक जगह से दूसरी जगह। मतलब अगर कोई भी आयंस में जिसका साइज छोटा है, बड़ा साइज है, तो एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने का मतलब क्या है, जो जिसका साइज बड़ा है वो धीरे से मूव करेगा और जिसका साइज छोटा है वो जल्दी से मूव करेगा, क्लियर। तो आयनिक मोबिलिटी का मतलब है एक्वा सॉल्यूशन में कोई भी कैटायन और एनायन किस तरह से अपने आप को मूव कर रहे, किस तरह से अपने आप को मूव कर रहे हैं, उसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके आयनिक मोबिलिटी। तो अब देखिए हम लोग MX से हम लोग जो कैटायन या आयन फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसके चारों पासों में वाटर मॉलिक्यूल से घेरने की वजह से इसका क्या हो रहा है, इफेक्टिव साइज इंक्रीज हो जा रहा है। और इफेक्टिव साइज अगर इंक्रीज हो जाता है तो मतलब क्या, उसका मूवमेंट भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। हाँ, तो मतलब मैं बोल सकता हूं इफेक्टिव चार्ज, इफेक्टिव साइज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो देखिए चार्ज डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रेशन क्यों होता है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से हाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है, मतलब इफेक्टिव साइज भी इंक्रीज करना है किसके ऊपर बेसिस पे, चार्ज डेंसिटी। तो इफेक्टिव साइज को मैं डिफाइन कर सकता हूं किसको मैं, हाइड्रेशन एनर्जी जितना ज्यादा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी जितना ज्यादा होगा इफेक्टिव साइज उतना ज्यादा होगा, या फिर चार्ज डेंसिटी जितना ज्यादा होगा इफेक्टिव साइज भी क्या उतना ज्यादा होने वाला है। हाँ, तो मतलब चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, और उसका मतलब क्या है, इफेक्टिव साइज ऑफ कैटायन आयन इंक्रीज करने वाला है। तो इफेक्टिव साइज अगर इंक्रीज कर जाता है तो उसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ आयन क्या होगा, मूवमेंट ऑफ आयंस डिक्रीज कर जाएगा। मतलब आयनिक मोबिलिटी, अगर IM से लिखता हूं मैं, आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। हाँ,
तो आयनिक मोबिलिटी डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? चार्ज डेंसिटी ऊपर। चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, हाइड्रोजन इंक्रीज कर रहा है, इफेक्टिव साइज इंक्रीज हो जा रहा है, मूवमेंट ऑफ आयंस डिक्रीज कर जा रहा है, और आयनाइजेशन मूवमेंट क्या हो रहा है? हम लोग का आयनिक मोबिलिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो जा रहा है। अब इसी को हम लोग ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में देख लेते हैं। अगर ग्रुप 2 के एलिमेंट को अगर मैं कंसीडर करूं तो ग्रुप 1 के एलिमेंट में सबसे छोटा साइज किसका है? लिथियम का। उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, देन फ्रांसियम। तो यहां से अगर हम लोग जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है। लिथियम से अगर हम सीजियम की तरफ जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है। मगर देखिए सबके सर पे चार्ज तो सेम, क्योंकि सेम ब्लॉक के एलिमेंट है, मतलब सबका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगा, मतलब सबके सर पे चार्ज सेम है। मगर चार्ज सेम होने से क्या होगा? रेडियस इंक्रीज कर रहा है। तो रेडियस इंक्रीज करने का मतलब सीजियम का जो हम लोग के चार्ज डेंसिटी सबसे कम है और लिथियम का चार्ज डेंसिटी क्या सबसे ज्यादा है। तो लिथियम के चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होने के कारण लिथियम अगर हम लोग एक्वा सॉल्यूशन, लिथियम के कोई सॉल्ट को अगर हम लोग एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, लिथियम के कोई सॉल्ट को अगर हम लोग एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो लिथियम का इफेक्टिव साइज क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। लिथियम का इफेक्टिव साइज क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। और लिथियम के इफेक्टिव साइज इंक्रीज होने का मतलब क्या है? उसका आयनिक मोबिलिटी भी कम होगा। तो आयनिक मोबिलिटी का अगर मैं ऑर्डर लिखूं ग्रुप 1 के लिए, आयनिक मोबिलिटी का मैं ऑर्डर लिखूं ग्रुप 1 के लिए, तो आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सॉरी, फर्स्ट हम इफेक्टिव साइज देख लेते हैं। तो इफेक्टिव साइज क्या होगा? इफेक्टिव साइज क्या होगा? इफेक्टिव साइज हम लोग का होगा लिथियम का सबसे ज्यादा, उसके बाद सोडियम, देन पोटेशियम, देन सीजियम। सॉरी यहां पे थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने। साइज क्या है हम लोग का? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड देन सीजियम। तो इफेक्टिव साइज क्या होगा हम लोग का? लिथियम का सबसे ज्यादा और सीजियम का क्या सबसे कम होगा। और इफेक्टिव साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो आयनिक मोबिलिटी भी क्या होगा? वही आयनिक मोबिलिटी सबसे कम किसका होगा? लिथियम का होगा। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देन सीजियम। ये रहा हम लोग का आयनिक मोबिलिटी का ट्रेंड। तो आयनिक मोबिलिटी में हम लोग ने क्या देखा? तो आयनिक मोबिलिटी हम लोग ने सिंपल ने डिस्कस किया। तो आयनिक मोबिलिटी किसको बोलते हैं? अगर कोई भी सॉल्ट को हम लोग एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने से क्या होता है? उसके चारों पास में वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड करने के वजह से उसका इफेक्टिव चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव साइज इंक्रीज हो जाता है। और इफेक्टिव साइज इंक्रीज होने की वजह से उस सॉल्यूशन के एक जगह से दूसरे जगह में उसका मूवमेंट क्या डिक्रीज कर जाता है, मतलब आयनिक मोबिलिटी क्या हो रहा है? उसका डिक्रीज कर जा रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हम लोग का रिड्यूसिंग नेचर। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, देन हम लोग रिड्यूसिंग नेचर को डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब हम इसको वैलेंसी भी बोल सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए ऑक्सीडेशन, कोई भी एलिमेंट्स उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग किस तरह से डिटरमाइन करते हैं? अगर कोई एलिमेंट उसका नियरेस्ट अगर कोई इनर्ट गैस है, हम लोग को पता है इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबसे स्टेबलाइज कन्फिगरेशन होता है, मतलब उस स्टेट में अगर हम लोग चले जाते हैं तो हम लोग स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं। तो कोई भी एलिमेंट अगर स्टेबल इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तक जा सकता है तो वो क्या करेगा? उतने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा या फिर एक्सेप्ट करेगा, मतलब उसको क्या होना है? स्टेबल होना है, इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तक आना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ने ग्रुप 1 के जो इतने सारे एलिमेंट है, तो ग्रुप 1 के एलिमेंट का हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या देखा था? NS1 टाइप का। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज कर देते तो NS0 मतलब उसका आगे का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 आ जाएगा, मतलब NH2 NP6। अब देखिए जैसे लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या था हम लोग का? लिथियम का इलेक्ट्रॉन कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज कर देता है तो क्या बन जाएगा? Li+। एक ही तरह से सोडियम, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 11। एक इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज कर देता है
तो क्या बनेगा, सोडियम प्लस पोटेशियम, इसके पास कितना है 19 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज करता है तो क्या बनेगा, पोटेशियम प्लस, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन कितना है 2, 10 एंड 19 18, तो 2 10 और 18 ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हम लोग को पता है ये हीलियम है, ये नियोन है, ये आर्गन है। मतलब लिथियम सोडियम और पोटेशियम एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद, लिथियम सोडियम पोटेशियम एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम नियोन और आर्गन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मतलब इस फॉर्म में आने के बाद वो स्टेबल हो जा रहे हैं, तो इस फॉरवर्ड डायरेक्शन को करेंगे, हाँ करने वाले। मतलब जनरली हम लोग जितने भी ग्रुप 1 एलिमेंट देखते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग क्या मिलता है +1, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद नियरेस्ट इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम लोग ग्रुप 2 एलिमेंट को देख लेते हैं, तो ग्रुप 2 एलिमेंट में फर्स्ट क्या हम लोग का बेरिलियम, जिसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम जिसके पास कितना है 12, कैल्शियम जिसके पास कितना है 20। अब बेरिलियम देखिए, बेरिलियम अगर हीलियम के तक पहुंचना है उसे तो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, मगर 4 से 2 अच्छा है, कम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहे हैं, तो क्या बनाया B+2, इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास 2। मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो क्या बनाएगा मैग्नीशियम +2, कितना है 10, ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो क्या बनाएगा कैल्शियम +2, जो कितना है 18। उसका मतलब देखिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर दे रहे हैं तो उसके नियरेस्ट इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक आ सकते हैं, तो मतलब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +2। तो ग्रुप 1 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और ग्रुप 2 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2। क्लियर। नेक्स्ट जो हम लोग का प्रॉपर्टी है वो है हम लोग का कलरेशन। ग्रुप 1 या फिर एस ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट का हम लोग कलर के ट्रेंड को देखें, किस तरह से कलर बनता है कि नहीं। अब देखिए कोई भी एक कंपाउंड कलर कब शो करता है, देखिए कोई भी कंपाउंड पर कलर शो करना है तो उसको क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करना है। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कर सकता है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के वजह से हम लोग कलर देख सकते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए क्या चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो कहां से कहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, नहीं कर सकता। तो कोई भी एलिमेंट को अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करना है उसके लिए वैकेंट ऑर्बिटल की जरूरत होता है। अब देखिए हम जितने भी हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट में देखा है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, तो किसी के पास देखो वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंस नहीं है, और वैकेंट ऑर्बिटल ना होने के कारण से ये लोग क्या है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं करने का मतलब क्या है कलर शो नहीं करते हैं। इसलिए जितने सारे हम लोग के एस ब्लॉक एलिमेंट है ऑल क्या रहते हैं कलरलेस कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, सबके सब कलरलेस कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। इन कंपाउंड में कोई भी कलरफुल नहीं मिलता है। और हम लोग डी ब्लॉक देखेंगे तो डी ब्लॉक में हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड हम लोग का कलर कंपाउंड मिलता है, मगर यहाँ पे हम लोग कोई भी कंपाउंड में कलर नहीं शो करता है। क्लियर। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है ये हम लोग का लास्ट टॉपिक, इसी को डिस्कस करके आज हम लोग छोड़ देंगे। तो लास्ट जो पॉइंट है हम लोग का जो रिड्यूसिंग नेचर, मतलब क्या है, हम लोग ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ा था जहां पे हम लोगों ने देखा ऑक्सीडेशन का मतलब अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से खुद क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो रहा है, मतलब कम पॉजिटिव से ज्यादा पॉजिटिव में कन्वर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन का मतलब ज्यादा पॉजिटिव से कम पॉजिटिव में कन्वर्ट होने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने को हम लोग क्या बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो खुद क्या होता है जो खुद ऑक्सीडेशन हो रहा है दूसरे को अगर रिड्यूस कर रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अगर कोई भी एलिमेंट खुद से अगर ऑक्सीडेशन होकर दूसरे को अगर रिड्यूस कर रहा है तो उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे।
अब ये इलेक्ट्रॉन कब डोनेट कर सकता है कोई भी एलिमेंट? जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसके पास लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है। कोई भी कंपाउंड के पास अगर लूजली बाउंड या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके दूसरे को रिड्यूस कर सकता है और खुद ऑक्सीडाइज होगा। और हम लोग ने पहले ही डिस्कस किया लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा? जब कोई भी एलिमेंट के न्यूक्लियस से अगर आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस ज्यादा होता है। तो डाउन द ग्रुप अगर हम लोग जाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में, तो साइज इंक्रीज होने के साथ साथ जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। तो डिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब क्या है? जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसका वो लूजली बाउंडेड है तो उसको हम लोग इजीली रिलीज कर सकते हो, तो उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। तो डाउन द ग्रुप हम लोग जितना जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाने का मतलब है ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में कोई भी ग्रुप पकड़ ले, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, अगर डाउन द ग्रुप अगर हम लोग जाते हैं तो डाउन द ग्रुप जाते मतलब क्या? साइज इंक्रीज हो रहा है, और साइज इंक्रीज होने का मतलब क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन का मिलने का मतलब क्या है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होगा? इंक्रीज होगा। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब सिंपल भाषा में अगर डाउन द हम लोग लिथियम से अगर हम लोग सीजियम के तरफ जाए या फिर हम लोग बेरिलियम से अगर बेरियम के तरफ जाए तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होता है? इंक्रीज होता है। मतलब खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है, खुद पॉजिटिव होना चाहता है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्लियर? तो आज हम लोग ने क्या क्या देखा? तो फर्स्ट आज हम लोग ने डिस्कस किया कोई भी एलिमेंट के एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटालिक नेचर, ऑक्सीडेशन स्टेट और रिड्यूसिंग बिहेवियर, हाइड्रेशन एनर्जी, और हम लोग ने डिस्कस किया था आयनिक मोबिलिटी। तो इसको एक बार में सब हम ले लेते हैं। तो डाउन द ग्रुप अगर हम लोग जाते हैं, कोई भी ग्रुप में ऊपर से नीचे तरफ अगर जाते हो तो क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज हो रहा है। और साइज इंक्रीज होने का मतलब क्या है? साइज इंक्रीज होने का मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रहे हैं, और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो ग्रुप डाउन द ग्रुप जाने से साइज इंक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रहा है, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। दूसरी तरफ अगर साइज इंक्रीज कर रहा है और चार्ज तो सेम है, तो साइज इंक्रीज करने का मतलब क्या है? साइज इंक्रीज करने का मतलब क्या है? उसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा? चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा, मतलब क्या? आयनिक मोबिलिटी भी क्या होगा? आयनिक हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा, मतलब आयनिक मोबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर? आशा करता हूं कि आप मैं जितना तक पढ़ाया हूं आप लोग ने इसको अच्छे से समझा होगा। आज हम लोग ने सिर्फ डिस्कस किया कोई भी ग्रुप 1 या फिर ग्रुप 2 एलिमेंट के जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसके बारे में। नेक्स्ट दिन हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। एंड दादा